हेलो, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 SST का जो कि सिविक्स पार्ट का है पढ़ रहे हैं। यह हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में कुछ बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के बारे में पढ़ा था। उन्हीं कहानियों को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तथा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दे रखी है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तथा दोस्तों, इस चैप्टर को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पर अपलोड हैं, जहां से आप जाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको थ्योरिकल पार्ट के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, जहां से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में थ्योरिकल पार्ट की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने जो कि पीछे पढ़ रखा है उसके माध्यम से इन दो प्रश्न जो ऊपर दे रखे हैं, इन दो प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। अगर दोस्तों आपको इन दो क्वेश्चन जो हैं इनके माध्यम से देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा। पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में मुख्य कितनी भाषाएं बोली जाती थी। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो भाषाएं, जो सिंगली समुदाय था और तमिल समुदाय था, इन दो तमिल और सिंगली समुदाय के बीच में बोली जाती थी सिंगली और तमिल भाषाएं। इन्हीं दो भाषा समुदायों के बीच संघर्ष छिड़ा था, जैसा कि आपने पीछे पढ़ रखा है। और दूसरा प्रश्न है कि श्रीलंका में कितने समुदाय हैं। श्रीलंका में दो समुदाय, तमिल और सिंगली समुदाय, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट में हमें बताएं। हम देखते हैं कि कौन कमेंट करता है और किसने अच्छे से पीछे वीडियो लेक्चर की तैयारी की है। अगर आपने दूसरा जो पहला वीडियो लेक्चर है उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों चलो अब हम चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है बेल्जियम की समझदारी। इसमें हम देखेंगे कि जो बेल्जियम में संघर्ष छिड़ा हुआ था, उस संघर्ष को कम करने के लिए बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई थी। जैसा कि आपने उपयुक्त दोनों घटनाओं से हमने यह अनुभव किया कि दोनों देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ और समाधान एक जैसे नहीं थे। हर देश की परिस्थितियाँ और समाधान अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर देश में एक जैसे इस परिस्थितियाँ हर जगह एक ही तरीके से समाधान हो। बेल्जियम के राजनेताओं ने जो था बिल्कुल श्रीलंका के बिल्कुल विपरीत बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, लेकिन श्रीलंका युद्ध की परिस्थितियाँ ही बनाता रहा। इसी चीज़ को हम देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम एक कहानी खलील की उलझन नामक कहानी से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि खलील की उलझन के समझने की कोशिश करेंगे कि आप ने जो पढ़ रखा है पीछे दो कहानियाँ, इनसे आपने क्या सीखा है। चलो अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम उपयुक्त दोनों घटनाओं से हमने यह अनुभव किया है कि दोनों देशों की परिस्थितियाँ और समस्याएं अलग अलग थीं। बेल्जियम के जो राजनेता थे उन्होंने श्रीलंका के बिल्कुल विपरीत मार्ग अपनाया था। उन्होंने समझदारी दिखाई थी। बेल्जियम ने अल्पसंख्यक जो बेल्जियम की वहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय था, उसने अल्पसंख्यक समुदाय को भी उनकी संस्कृति और विविधता में साझेदारी को स्वीकार कर लिया और सन 1970 से 93 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए और उन संशोधन के माध्यम से वहाँ पर सुधारों का निर्माण किया। बेल्जियम के नागरिक जो पलायन करने के लिए विवश ना हों तथा अपनेपन और स्नेह का अभाव बने रहें, इसके लिए जो वहाँ की व्यवस्था थी बिल्कुल कल्पनाशील है। बेल्जियम के मॉडल के मुख्य जो 4 विशेषताएं थीं, जो कि वहाँ 4 संविधान में बदलाव किए गए थे, वे बदलाव निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषियों के मंत्रियों की संख्या एक समान नहीं होगी, की संख्या एक समान होगी। जो संविधान में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था कि डच और फ्रेंच दोनों भाषाओं के लोगों के बीच में के मंत्री जो होंगे बिल्कुल बराबर होंगे। कुछ विशेष कानून तब बन सकता है जब दोनों समुदायों के मंत्रियों के बीच में
बहुमत साबित होगा तभी वहाँ कोई भी कानून बन सकता है। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं ले सकता था। और जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुआ था वह यह था कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई। अर्थात जो वहाँ पर संघवाद सरकार को बढ़ावा दिया गया कि वहाँ पर कुछ शक्तियाँ राज्यों को भी दे दी जाए। अगर किसी भी देश में राज्य में सरकार हो और केंद्र में सरकार हो तो उसे संघवाद कहते हैं। और अगर सिर्फ एक ही सरकार हो या फिर एक ही सरकार के पास लगभग संपूर्ण शक्ति निहित हो तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। और जब सरकार की शक्तियाँ 2 स्तर की सरकार है, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो, तो उसे संघवाद कहते हैं। जैसा कि बेल्जियम ने किया कि वहाँ की शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को भी सौंप दी और ये शक्तियाँ केंद्र के अधीन नहीं रहीं। अब राज्य सरकारों को भी अपनी कुछ शक्तियाँ हो गई थी। और तीसरा जो यह था कि ब्रुसेल्स क्षेत्र था अर्थात जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पर एक अलग सरकार बनाई गई। और यहाँ पर भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में चूँकि फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में अधिक थे, इसलिए फ्रेंच भाषी लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, क्योंकि डच भाषी लोगों ने उन्हें केंद्र सरकार में बराबरी का अधिकार दे रखा था। और केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार होती थी जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा को बोलने के लिए करते थे, जैसे फ्रेंच समुदाय की सरकार हो सकती, डच समुदाय की सरकार थी और जर्मन समुदाय की सरकार। अगर यहाँ पर डच समुदाय की सरकार का चुनाव होता था तो उस चुनाव में वोटिंग सिर्फ डच समुदाय के ही सदस्य करते थे। इसे एक समुदाय की सरकार कहते थे और इसे समुदाय सरकार वहाँ चुनी जाती थी, जो कि सरकार अपने यहाँ सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला ले सकती थी। और दूसरा, इससे क्या हुआ कि देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति तो बेल्जियम को में बंटवारे पर लाकर खड़ा कर देती। परंतु हमारे यहाँ मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। जो भारत का संविधान है उसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि जिससे हमारे यहाँ मंत्रियों की संख्या निश्चित हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, दे रखा है ऊपर ही कि हमारे यहाँ यह भला कैसा समाधान है कि वहाँ पर मंत्रियों की संख्या ही निश्चित कर दी गई। आप इसे सोचें और सोचने की कोशिश करें, जिससे कि आप राजनीति शास्त्र में सोचने की शक्ति प्रदान कर सकें कि यह समाधान अच्छा हुआ कि अपने देश से अच्छा हुआ है कि कुछ उसमें और समाधान करना चाहिए था। चलो अब हम देखते हैं कि जो इस कहानी की समझदारी हमने देखी है, इन 2 प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि जो हमने समझदारी देखी उससे आपने क्या अध्ययन किया है। बेल्जियम में वर्ग संघर्ष क्यों पनपा, कि बेल्जियम में संघर्ष क्यों पनपा था, आप हमें कमेंट करके बताएं। हम इसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे। आप बताएं, इन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट में आप बता सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है यह है कि बेल्जियम में बहुसंख्यक वर्ग ने अपनी उदारता कि बेल्जियम का जो बहुसंख्यक वर्ग था उसने अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार से दिया। और आप यह चित्र दे रखा है, यह चित्र यूरोपीय संघ का है, अर्थात जो यूरोपीय संसद थी उस यूरोपीय संघ की संसद का यह चित्र दे रखा है, जो कि ब्रुसेल्स में जब समझदारी दिखाई और वहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद यूरोपीय संघ की उसी समय लगभग यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो यूरोपीय संघ का सदस्य बेल्जियम भी है। बेल्जियम जो कि यूरोप का ही देश है, जैसा कि आप जानते हैं, तो ये भी उस यूरोपीय संघ का सदस्य था। तो जब यूरोपीय संघ ने फैसला लिया कि हम अपना जो संसद होगा उस संसद को ब्रुसेल्स में ही स्थापना करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप जो कि इसमें दे रखा है, पीडीएफ में हमने तैयार किया है। यह क्रियाकलाप यह है कि आप समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे
अपने आसपास की राजनीति से भी परिचित होंगे। कोई एक समाचार पत्र पूरे सप्ताह खरीद, अगर आपके घर नहीं आता है तो आप एक समाचार पत्र खरीद सकते हैं। समाचार पत्र में जो भी युद्ध से संबंधित, जैसा कि आप जानते हैं युद्ध, बहुत से देशों के बीच युद्ध हुआ करता है या कहीं अन्य प्रकार के युद्ध हो चुके हैं, जैसा कि हमारे यहाँ का कारगिल युद्ध फेमस है। उससे भी न्यूज़पेपर में जब कारगिल दिवस होता है तब आते हैं, उससे संबंधित या अन्य किसी भी घटना से संबंधित आप युद्ध विषयक समाचारों को काटकर एक संग्रह तैयार कीजिए। या कार्य आप समूह के रूप में भी कर सकते हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं। और फिर साथ साथ इस विषय पर कार्य कीजिए, कार्य कर सकते हैं। सभी झगड़ों को, जितने भी आपने झगड़े किए हैं उनके स्थान, मतलब उनके स्थान का अर्थ है उस देश का नाम, उस प्रदेश का नाम, और देश के यदि बाहर के हैं तो उनका भी नाम आप लिख कर उन्हें वर्गीकृत कीजिए कि यह किस देश का है और यह इस देश में या किस राज्य का है। इस प्रकार से वर्गीकृत कर लीजिए। इन झगड़ों का कारण जानने का प्रयास कीजिए। और फिर सत्ता की, इनमें अगर विवाद हुआ था, जैसा कि कोरिया द्वीप में आप देख सकते हैं कि वहाँ विवाद हुआ और वह 2 देशों में बट गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगर वहाँ विवाद के बाद सत्ता विभाजन, देश बंटवारा हुआ तो कैसे हुआ, या फिर सत्ता में जो समझदारी दिखाई, साझेदारी कर ली, वो हुई तो किस तरह से हुई, यह भी जानने की कोशिश कीजिए। इनमें से किन किन झगड़ों का समाधान सत्ता में भागीदारी तय करके प्राप्त किया गया, और या किन देशों का बंटवारा हो गया, ये आप जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम उसी का समझदारी को आगे देखते हैं। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उक्त घटनाक्रम के आधार पर हमें क्या शिक्षा मिली है। आप यह सोचिए कि इन दोनों की घटनाओं पर हमें क्या शिक्षा मिली है, कि हम अगर बहुसंख्यक समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए जिससे कि हमारे देश में शांति बने रहे और हमारे देश में गृह युद्ध की स्थिति ना बने। जैसा कि आप जानते हैं दोनों देश ही लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता विभाजन के वर्ग संघर्ष का दोनों ने भिन्न भिन्न प्रकार से, दोनों देशों ने अलग अलग प्रकार से समाधान खोजने की कोशिश की है। बेल्जियम की नेतृत्व सत्ता को, या बेल्जियम को जो नेतृत्व सत्ता था इसको यह अनुभव हुआ कि विभिन्न समुदाय अथवा क्षेत्रीय व्यक्तियों की भावना का सम्मान करके ही हम देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता तथा समृद्धि के प्रति दोनों पक्षों में सहभागिता के लिए राजी हो गई थी। जो वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय था वह राजी हो गया था कि हम दूसरों के भावनाओं का जब सम्मान करेंगे तभी हम अपने देश में की समृद्धि कर सकते हैं। जैसा कि भारत ने लगभग हर समुदाय, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय है हो, सभी का उसने सम्मान किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ हर धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, सब समान तरीके से रह सकते हैं। और अगर आप देखें भाषा के आधार पर तो सभी भाषाओं को हमारी संविधान में संरक्षण दिया गया है, सभी धर्मों को संरक्षण दिया गया है, सभी जाति समूह को संरक्षण दिया गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे भारत ने सभी की भावनाओं का सम्मान करके अपने देश की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखा है। इसके विपरीत श्रीलंका ने जो कार्य किया था, वह श्रीलंका ने यह कार्य किया था कि उसने अपनी तानाशाहीता के आधार पर, बहुसंख्यक समुदाय ने तानाशाहीता के आधार पर का मार्ग चुना और अपने प्रभुत्व स्थापित रखने तथा अधिकारों सत्ता से वंचित रखने का निर्णय पर अडिग रहे। तो देश की एकता और अखंडता इससे बाधित होती है। जैसा कि आप जानते हैं ऐसा श्रीलंका के साथ भी हुआ और वहां पर विकास रुक गया और देश की समृद्धि तथा वैभवहीन जाता ही रहा। अगले पृष्ठ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी की समस्या पर एक चित्र के माध्यम से संकेत दिखाया गया है। जर्मनी जो कि एक जर्मनी देश है, यूरोप का देश है, वहाँ पर 2 पार्टियाँ मुख्य रूप से क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी एवं सोशल डेमोक्रेट पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। आप यह जानने से पहले यह जान लें कि गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन अर्थात गठबंधन का अर्थ होता है कि जब कोई 2 दल या 2 से अधिक दल भी हो सकते हैं, 2 दल भी हो सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक दल चुनाव में अपनी
चुनाव में, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक दल जब सरकार, किसी भी दल की सरकार बनती हुई ना दिखे, तब 2 या 2 से अधिक दल सरकार बनाने के लिए मिल जाएं और या चुनाव का जो अर्थात साझेदारी कर लें। पार्टियों में भी साझेदारी हो सकती है, साझेदारी कर लें, और यह साझेदारी वह चुनाव से पहले भी कर सकते हो, चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। अर्थात गठबंधन चुनाव के पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है, कर लें और वहाँ की सरकार का नेतृत्व करें, दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। या फिर गठबंधन, सिर्फ हम यहाँ पर गठबंधन के हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि कई बार होता है कि चुनाव के पहले गठबंधन हो जाता है और हो सकता है वह गठबंधन चुनाव ना जीत सके, तो उसे गठबंधन सरकार कहना गलत यहाँ पर साबित हो सकता है। सिर्फ गठबंधन ही कहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐतिहासिक जो हमने देखा, जर्मन में 2 पार्टियां थीं, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी। ये दोनों एक दूसरे की बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धी पार्टी थी, अर्थात एक दोनों दूसरे की विपरीत पार्टियां थीं। फिर भी इन दोनों पार्टियों ने 2005 के चुनावों में कोई भी पार्टी अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत, दोनों ही पार्टियां नहीं, जब लायक नहीं पहुंची, तो इन दोनों ने गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ इन्होंने चुनाव के बाद क्या, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर गठबंधन सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप यह देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि चित्र में किस तरह से दिखाया गया है, जो कि इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि जर्मनी का मॉडल दिखाया गया, कि जर्मनी का मॉडल किस प्रकार से चलता है, बेहतरीन नमूना बनाया गया है। देख सकते हैं कि जर्मनी में किस तरह से कई लोगों के मिलने से चलता है। अब हम एक अन्य टॉपिक पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जो कि टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। कह सकते हैं कि साझेदारी आवश्यक है लोकतांत्रिक देश में। अगर आवश्यक है तो यह किस लिए आवश्यक है। चलो बढ़ते हैं आगे। किसी भी देश में जहाँ पर बहुत से जाति, भाषाई तथा धार्मिक समूह रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और यूट्यूब चैनल को भी वीडियो को लाइक कर दें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश में जहाँ बहुत से जाति, भाषाई और धार्मिक समूह रहते हैं, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी की अथवा सत्ता के बंटवारा बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर एक समुदाय की सरकार होगी तो दूसरा समुदाय की भावनाओं का हनन हो सकता है, दूसरे शोषण हो सकता है। इसलिए उस शोषण से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह प्रत्येक समूह को समान सत्ता प्रदान करती है। यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक समूह को देश के कार्यों को चलाने में संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए। कि यहाँ आवश्यक है कि हर जो एक समूह है उसको समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए सरकार को चलाने के लिए, और अपनी भावनाओं को रखने के लिए भी अधिकार दिया जाए। सत्ता के साझेदारी के पक्ष में 2 प्रकार के कारण हैं। सत्ता की जो साझेदारी है उसके पक्ष में 2 कारण हैं, एक युक्तिपूर्वक कारण और दूसरा नैतिक कारण। जो युक्तिपूर्वक कारक है वह यह है कि सत्ता की साझेदारी का युक्तिपूर्वक कारक यह है कि सत्ता की साझेदारी से देश की अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष के अवसर कम होते हैं। युक्तिपूर्वक कारक में सत्ता की साझेदारी में संघर्ष की जो आशा होती है वो कम होती है। विशेषता उस देश में सत्ता की साझेदारी में संघर्ष कम होती है जहाँ पर बहुत से भाषा के, बहुत से जाति के, बहुत से धार्मिक समूह के लोग रहते हैं, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम राजनीति में अस्थिरता और जो हिंसा के रूप में सामने आता है। क्योंकि आप देखते हैं कि समाज में जो संघर्ष होता है वह एक हिंसा के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए इस हिंसा से बचने के लिए साझेदारी कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। अगर देश का कोई बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाह रहा हो
चाह रहा हो तो इससे न केवल उस समूह में अपने देश में तनाव बढ़ उस देश में तनाव बढ़ने का खतरा उत्पन्न होता है। उस जब बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह पर अपनी इच्छा थोपना चाहेगा तब वहाँ संघर्ष अवश्य उत्पन्न होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समूह भी कुछ अपनी मांगे रखेगा और वह भी स्वतंत्र जीना चाहेगा, इसलिए वहाँ पर संघर्ष बढ़ेगा। इस सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना, अर्थात कई लोग मिलकर सत्ता की साझेदारी का मुख्य यही अर्थ है कि कई लोग मिलकर सत्ता को चलाना और सत्ता का देश की सरकार को चलाना। अगर सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग किया जाए तो यह हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए लाभदायक अर्थात हित में होगा। लेकिन अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाने का प्रयास करें या शोषण करने का प्रयास करें तो बहुसंख्यक समूह को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। दूसरा कारक अब हम समझने की कोशिश करते हैं, नैतिक कारण यानी कि मोरल रीजन। सत्ता की साझेदारी का दूसरा चरण नैतिक है तथा सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक जो नैतिक कारण या जो मॉडर्न लोकतांत्रिक तथा आधुनिक लोकतांत्रिक उसके लिए बहुत ही लाभदायी साबित होगा। लोकतंत्र में सत्ता को उनमें बांटा जाता है, उस सत्ता का जो अर्थात उन लोगों में बांटा जाता है जो सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं अथवा जिनके हाथ में सत्ता है, जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है था जनता। और जो लोकतंत्र में जनता का निर्णय, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है, अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि सत्ता को लेने तथा देने में सबसे ज़्यादा जनता का ही अधिकार दायित्व होता है। नैतिक का मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार में कई दल सरकार मिलाकर चलते हैं, जैसा कि आपने पीछे बताया कि गठबंधन में कई दल मिलकर सरकार चलाते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यहीं पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा होती तथा निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में सभी की सुनी जाती है। सत्ता की साझेदारी के दो मुख्य कारण हैं। सत्ता की साझेदारी से गहरे रूप से सत्ता समाज में न तो केवल तनाव कम होता है अपितु जो सत्ता की साझेदारी के यहाँ पर दो मुख्य कारण बताए गए हैं। सत्ता के साझेदारी से गहरे रूप से विभाजित समाज जो होता है वहाँ तनाव कम ही नहीं होता, अपितु देश में जो समूह सरकार चला रहे हैं उनको सरकार चलाने में समान रूप से प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होते हैं जितने समूह होते हैं। इस प्रकार युक्तिपूर्ण कारक कहता है कि सत्ता की साझेदारी से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं तथा नैतिक कारण यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी देश के लिए काफ़ी लाभदायक है। अर्थात जो युक्तिपूर्वक कारक है वह यह कहता है कि हम सत्ता की साझेदारी से बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, और नैतिक कारक से कहता है कि इससे देश को बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, अब हम इन दो प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि आपने क्या अध्ययन किया है। सामाजिक समूहों में टकराव क्यों होता है, या पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा क्यों है। अगर आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप ये इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं और हम उन्हें जब आप NCERT एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर आपको अगर आपका कमेंट आता है प्रश्न के उत्तर के लिए तो हम वहाँ अवश्य उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक जो कि श्रीलंका की कहानी, एक गर्ल की कहानी दे रखी है, उस कहानी के माध्यम से हम श्रीलंका की स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि आप क्या समझे, अर्थात अब तक आपने जो पढ़ रखा है उसके आधार पर आपने क्या समझ रखा है। कहानी यह है कि एनीते बेल्जियम, यह कहानी श्रीलंका की नहीं मुख्य रूप से बेल्जियम की है, और यहाँ पर दो कहानियाँ दी गई हैं कि एक श्रीलंका की और बेल्जियम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई। एनीते नाम की एक जो एनीते बेल्जियम के उत्तरी क्षेत्र के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। एक लड़की एनीते नाम की है जो कि डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है उत्तरी क्षेत्र में,
और फ्रेंच भाषा बोलने वाले उसके कुछ स्कूली साथी और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले कुछ उसके स्कूली साथी चाहते हैं कि वह पढ़ाई फ्रेंच भाषा में ही हो, अर्थात जो उसके मित्र चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच भाषा में हो, लेकिन जो एनीते वह चाहती है कि डच भाषा में हो। और दूसरी जो कहानी है वह यह है कि सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। सेल्वी नाम की एक लड़की है जो कि कोलंबो, जो जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वहाँ के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। वह और उसके कई दोस्त जो हैं तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता भी, जो इनके दोस्तों के माता पिता और जो सेल्वी के माता पिता हैं, ये लोग भी तमिल भाषा से रिलेटेड हैं और ये लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों की पढ़ाई तमिल माध्यम से ही हो। आप यहाँ पर एक नीचे प्रश्न दे रखा है जिस प्रश्न के माध्यम से आप हमें या कमेंट में बता सकते हैं और देख सकते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से कि आपने इस कहानी से क्या समझा है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन यह है कि कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किससे सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है और क्यों। आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं तथा आप यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी आप तक अवश्य पहुँचती रहेगी तथा बेल अवश्य दबा लें तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तथा दोस्तों, आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दे रखी है जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तथा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं जहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप थ्योरिकल पार्ट के भी PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चाहिए। आपका जैसा कमेंट आएगा उस आधार पर हम टेलीग्राम पर भी जो थ्योरिकल पार्ट के PDF हैं इसे भी अपलोड कर देंगे जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।